A very good morning to all of you. In previous class, we were discuss about the activities of chapter third, metals and non-metals, है ना? तो वहां पे जो अपन एक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे वो कितनी हो गई थी आपके पास एक्टिविटी फ्रॉम 3.1 टू 3.7। यहाँ तक की एक्टिविटीज अपन ने कंप्लीट कर लिया ना। एक्टिविटीज आर सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जो टर्म वन वाला जो पेपर है अपना वो क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव बेस पे है तो अपने को एक्टिविटीज जितनी भी है वो क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को एक्टिविटी में कोई भी डाउट आए तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है और अपने डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकता है। ओके, अब अपन डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3.8। 3.8 है, मे बी 3.7 है, तो 3.7 एक्टिविटी 3.7 अगर 6 तक अपना कंप्लीट हो चुका था ना, एक्टिविटी 3.7 अपन डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी नंबर 3.7, एक्टिविटी नंबर 3.7। ओके, तो एक्टिविटी 3.7 गिवन क्या है? गिवन है, सैंपल दे रखा है आपको किसका, कार्बन, आयोडीन एंड सल्फर। सैंपल ऑफ कार्बन, आयोडीन एंड सल्फर आर गिवन। सैंपल ऑफ कार्बन में भी अपने को दो दे रखे हैं, एक तो कोल दे रखा है, कोल एंड ग्रेफाइट। कोल एंड ग्रेफाइट एंड अपने को क्या डिस्कस करना है, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की होती है। सर कौन सी? जैसे लस्टर है कि नहीं, डक्टाइल है कि नहीं, मेलिएबल है कि नहीं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता। तो वो सब चीजें अपने को क्या करनी है, इसके लिए डिस्कस करना। तो अपने को पता है दैट कार्बन, आयोडीन एंड सल्फर, ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, नॉन मेटल। सारे के सारे नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो लस्टर होते हैं क्या? आप खुद बताइए कि सर नहीं होते। मैंने कहा मेलिएबल होते हैं क्या? आप बताइए। तो आपने कहा सर नहीं होते। मैंने कहा डक्टाइल होते हैं क्या? आप बताइए। इसी से आप बता सकते हो कि सर नहीं होते। मैंने कहा कंडक्टर होते हैं कि नहीं होते, तो आपने कहा सर नहीं। पर साथ में आपने कहा कि सर कुछ एक्सेप्शन भी आ जाता है, कि जैसे सारे नॉन मेटल्स हैं, लाइक कार्बन है, आयोडीन है, सर कोई भी नॉन मेटल हो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो लस्टर नहीं होते, मीन्स उसकी सरफेस जो है वो शाइनिंग सरफेस नहीं होती। बट सर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर आयोडीन। आप ही ने तो बताया था दैट आयोडीन जो है वो लस्टर हो, उसकी सरफेस जो है वो शाइनिंग सरफेस है। मैंने कहा बहुत अच्छा, आयोडीन एक्सेप्शन है। बाकी अगर अपन बात करें सल्फर की या बात करें कोल और ग्रेफाइट की, तो ये क्या होते हैं, लस्टर। सेकंड देखिए, मेलिएबल, ऑल दी नॉन मेटल्स आर मेलिएबल। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं। कार्बन भी नॉन मेलिएबल है, आयोडीन भी नॉन मेलिएबल है, सल्फर भी जो है वो नॉन मीन्स जितनी भी नॉन मेटल्स है वो मेलिएबल नहीं। मेलिएबल का मीनिंग जब आपको पता है, बार बार रिपीट करने में कोई मतलब नहीं। डक्टाइल, डक्टिलिटी किसी में भी प्रेजेंट नहीं होती, ना तो कार्बन में। कार्बन के भी कोल और ग्रेफाइट दोनों में डक्टिलिटी नहीं होती, आयोडीन में भी नहीं होती है, सल्फर में भी नहीं। कंडक्टर की बात करें तो अपन डिस्कस कर चुके हैं दैट ऑल द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, इंसुलेटर है जितनी भी नॉन मेटल्स, ये भी अपने को पता है। तो सर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है आपके पास? एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इज एलोट्रोपिक, एज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सर व्हाट आर द एलोट्रोप्स? एलोट्रोप का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये हो गया कि आपके पास कोई भी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। सॉरी, उसको अपन क्या कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं। कार्बन के जो है जनरली थ्री एलोट्रोप्स अपन जो स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में और फ्लूरेन के बारे में।
तो ये कुछ सैंपल थे आपके पास नॉन मेटल्स के, कार्बन था, आयोडीन था, सल्फर था। कार्बन के भी दो सैंपल प्रेजेंट थे, एक टू कोल एंड सेकंड इज ग्रेफाइट, है ना। तो आपको ये बताना था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये शो करता है। तो आयोडीन के अलावा कोई भी नॉन मेटल जो है वो लस्टर नहीं होती है। सारी की सारी नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलिएबल होती है। सारी की सारी नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होती है। सारी की सारी नॉन मेटल्स इंसुलेटर होती है, एक्सेप्शन अपने पास किया जाता है ग्रेफाइट। ओके, तो ये थी अपने पास एक्टिविटी 3.7। अब अपन डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3.8। एक्टिविटी 3.8। 3.8 ये भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, कंसेप्चुअल एक्टिविटी है। अगर अपने को पता, अगर अपने को चैप्टर नंबर सेकंड का कुछ बेस पता हो और चैप्टर नंबर थर्ड भी अपने थोड़ा बहुत स्टडी करा हो, तो इस एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सर कैसे कि आपको क्या गिवन है, आपको एक तो मैग्नीशियम रिबन गिवन है और एक आपको सल्फर गिवन। मैग्नीशियम रिबन और आपको क्या गिवन है, सल्फर। सबसे पहले अपने को उसको बंद करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद जो कंपाउंड बन रहा है उसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, वाटर के साथ। और वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के बाद अपने को लिटमस टेस्ट करना है कि कौन से लिटमस पेपर का कलर चेंज हो और कौन से का नहीं। अपने को पता है कि दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर क्या करता है कि अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। और रेड लिटमस पेपर को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो रेड ही रहता है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर अपन एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बेसिक में डालते हैं तो वो ब्लू ही रहता है ना। ये अपने को पता है, सब बेसिक चीजें हैं वो अपने को पता है। मैग्नीशियम और सल्फर, इसको एटमोस्फेयर की या फिर एयर की प्रेजेंस में अगर अपन बंद करते हैं तो क्या होता है, देखो। मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपने जब इसको बंद करा मैग्नीशियम रिबन को तो किसका फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आपने सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो किसका फॉर्मेशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके, ये अपने को पता। अब मैंने कहा कि आपको क्या करवाना है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाना। तो सर वाटर के साथ रिएक्शन क्यों करवाते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्शन क्यों करवाते हैं उसका रीजन क्या है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए, वेदर इज ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक। जो आपके पास ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है ये एसिडिक है या बेसिक है, उसकी नेचर को आइडेंटिफाई या उसकी नेचर को डिटरमाइन करने के लिए अपन क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं। कि सर करवा दीजिए वाटर के साथ। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाई आपने तो किसका फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपने SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ करवाई तो किसका फॉर्मेशन हुआ आपके पास, H2SO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO3। H2SO3 को अपन क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना। अब आपको क्या करना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एक बार तो ब्लू लिटमस पेपर डिप करना है और एक बार रेड लिटमस पेपर डिप करना है। एक बार तो ब्लू लिटमस पेपर डिप करना है, सेकंड टाइम कौन सा करना है, रेड। ब्लू डिप करेंगे तो इसका कलर कौन सा रहेगा आपके पास, ब्लू ही रहेगा। और अगर रेड डिप करोगे तो कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। तो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपने पास एक क्या है, बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है अपने पास, एक बेस। ये अगर आप क्या करते हो, सल्फ्यूरस एसिड लेते हो H2SO3।
सेम प्रोसेस करते हैं कि आप एक बार तो रेड लिटमस पेपर लेते हो, एक बार कौन सा लेते हो, ब्लू। यहाँ पे कौन सा लिया, ब्लू, तो ब्लू को ब्लू में ही रखा, रेड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ब्लू। यहाँ पे रेड लिया तो रेड को तो रेड में ही रखा, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेड में। मीन्स H2SO3 जो है वो आपके पास है। तो जब अपन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये आपके पास मेटल के ऑक्साइड हैं, ये कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो कौन सी नेचर के होते हैं आपके पास, एसिडिक नेचर के, है ना। तो ये अपन ने पता भी कर लिया लिटमस टेस्ट करके, कि लिटमस टेस्ट करा तो इसके एक्वस सॉल्यूशन ने क्या करा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, इसके एक्वस सॉल्यूशन ने क्या करा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। इससे अपने को पता चल गया कि जो आपके पास मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, एक्टिविटी 3.9। कुछ मेटल्स हैं इनकी सरफेस, मेटल्स गिवन है, मेटल्स का सैंपल गिवन है, कौन कौन सा, लाइक अपने पास एक मेटल है सोडियम, एक मेटल है पोटेशियम, एक मेटल है मैग्नीशियम, एक मेटल है एल्यूमिनियम, एक मेटल है आपके पास कौन सा, कॉपर। आपको क्या करना है, इनको बंद करना है, और बंद करने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है ये भी बताना है। बंद करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में इसको बंद करना है। बंद करने के बाद आपको ये बताना है कि किसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये बताना है कि कौन इजीली बंद हो जाता है, और व्हाट इज द रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है, और कुछ मेटल्स जो इजीली बंद नहीं होती है तो उसका रीजन क्या है ना। तो अपन आइए देखते हैं इसके बाद कि कुछ मेटल्स है, लाइक आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और आपके पास क्या है, कॉपर, है ना। तो अगर आप मेटल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है मेटल ऑक्साइड। इसका फॉर्मेशन होता है मेटल ऑक्साइड का। लाइक कि अगर आप सोडियम मेटल की अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम ऑक्साइड। अगर आपके पास मैग्नीशियम है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, या अपन यूं कह सकते हैं कि किसी भी मेटल को जब अपन बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो किसका फॉर्मेशन करती है, अपने ऑक्साइड। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सोडियम और जो पोटेशियम है वो इजीली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेजेंस में वो इजीली क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, अपने ऑक्साइड का। और जो ये ऑक्साइड्स है, ये ऑक्साइड्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में सॉल्युबल होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड। वाटर में सॉल्युबल होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड। तो जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, 4K प्लस O2, इससे किसका फॉर्मेशन होता है, 2K2O का। तो ये इजीली क्या होते हैं कि बर्न हो जाते हैं, और बर्न होके वाटर में सारे हाईली सॉल्युबल हैं, और वाटर में सॉल्युबल होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये जो आपके पास मेटल्स हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम है, इनको अपन कहते हैं एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन मेटल। जो मैग्नीशियम है इसको अपन कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो इजीली बर्न नहीं होते इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन करते हैं।
पहले ही ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स, रिएक्टिविटी इनकी क्या रहती है, कम। जो सोडियम है, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो जो आपके पास एल्कलाइन मेटल्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो हाईली रिएक्टिव होती है टूवर्ड्स ऑक्सीजन। एल्कलाइन मेटल्स कौन सा आ गया, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा आ गया, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये इजीली रिएक्ट करती है और इजीली किसका फॉर्मेशन करती है, ऑक्साइड का, विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर मेटल, लाइक कॉपर, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक एयर, सॉरी एयर क्या, आयरन, लाइक कॉपर, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक आयरन। इनके रेस्पेक्ट में ये क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये आपके पास क्या होती है, कम रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन की। ओके, ये आपके पास एक्टिविटी 3.9 थी। अब अपन डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3.10। एक्टिविटी 3.10, नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 3.10। एक्टिविटी 3.10, 3.10 में क्या है, देखो सिंपल सी बात कि अपने को क्या करवाना था कि अपन ने एक मेटल की एक प्रॉपर्टी देखी थी, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। मेटल जब रिएक्शन करती है वाटर के साथ, सब मेटल्स, कुछ मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो किसका फॉर्मेशन करती है, मेटल हाइड्रोक्साइड का। और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इवॉल्व करती है। लाइक मैं बात कर लेता हूँ किससे की, सोडियम की बात कर लेते हैं, अगर अपन सोडियम की या पोटेशियम की बात कर लेते हैं। जब ये क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो रिएक्शन करने पर क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और उसके बाद सम अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी, कुछ हीट तक, कुछ हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज। ठीक, इसके साथ साथ जब अपन देख रहे थे ये टॉपिक, रिएक्शन विथ वाटर, when any metal react with water then they form metal hydroxide and produce hydrogen gas, H2 gas। तो जो अपनी एक्टिविटी 3.9 है वो इसी पे बेस्ड, वो क्या है कि आपको क्या करना है, कुछ सैंपल लेने हैं मेटल के, लाइक सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, कॉपर ले लिया, साथ में चलो आयरन भी ले लेते हैं ना, कॉपर ले लिया, आयरन ले लिया। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी मेटल्स जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कौन सी मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, और जब ये रिएक्शन करती है तो आपको कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना। और आपको ये बताना है कि क्या कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, आपको ये बताना। तो सबसे पहले अगर अपन कोल्ड वाटर की बात करें, तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये किसके साथ रिएक्शन कर सकती है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती है, ये अपने को पता है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती है कि सर क्यों करती है, बिकॉज दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये क्या होती है आपके पास, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो कैन इजीली रिएक्ट विथ वाटर। आपको फिर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब जैसे सोडियम की रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, H2O के साथ, रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं स्टार्टिंग से ही, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एक तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस, और प्लस आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, हीट। मीन्स ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करती है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, हीट रिलीज करती है। मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। अब देखिए पोटेशियम की रिएक्शन करवा देते हैं, 2 पोटेशियम प्लस आपके पास 2H2O, तो भी किसका फॉर्मेशन होता है, 2KOH प्लस H2 प्लस किसका फॉर्मेशन हो गया, हीट का। ये भी आपके पास कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर अपन रिएक्शन करवा देते हैं कैल्शियम के साथ, तो आप ये सारी रिएक्शन अपने देख रहे हैं,
तो क्या होगा आपके पास CaOH का होल ट्वाइस प्लस किसका फॉर्मेशन होगा H2 गैस, इसका फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है। ये आयरन जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, स्टीम के साथ। आप चाहे आयरन की बात कर लीजिए, चाहे आप किसकी बात कर लीजिए, एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट में, चैप्टर नंबर सेकंड में, थर्ड में, तीनों में देखा है दैट विच मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड विच मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती है, जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती है, और जो बहुत ही कम रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है, वो किसके साथ रिएक्शन करती है, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करती है। ओके, तो आपको बता दिए ये सारी चीजें कि ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, जो आपके पास सोडियम है, जो आपके पास पोटेशियम है, ये अगर रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें कभी कभी आग भी लग जाती है। हाइड्रोजन गैस कैन कैच फायर, है ना, इसमें आग भी लग जाती है जो हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर। ओके, तो ये आपके पास एक्टिविटी 3.10 थी, 3.10। इसमें एक एक्टिविटी में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी मेटल जो है वो आफ्टर सम टाइम क्या होती है कि फ्लोट करने लगती है, अगर जैसे ही आप क्या करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ। उसमें क्या आंसर आएगा अपने पास कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैन फ्लोट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। उसका रीजन क्या होता है बच्चों की, जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने पर डेंसिटी का कुछ इफेक्ट आ जाता है। डेंसिटी के इफेक्ट के कारण से मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये क्या होगा कि सरफेस पे फ्लोट करेगी। और यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सोडियम और पोटेशियम को अपन कहाँ रखते हैं, केरोसिन के मीडियम में रखते हैं, बिकॉज इनर्ट एटमोस्फेयर में रखा जाता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव। ओके, 3.10 तक एक्टिविटी अपनी कंप्लीट हुई। देखिएगा लास्ट एक्टिविटी 3.11। बच्चों अपना जो चैप्टर है इसमें मेटलर्जी वाला पोर्शन नहीं है ना, तो ओनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड ही अपने पास इसमें टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिएगा लास्ट जो आपके पास एक्टिविटी है वो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि जब भी आप मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अपने को पता है कि मेटल रिएक्शन अगर करती है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोल्ट प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन। कौन सी गैस इवॉल्व होती है अपने पास, हाइड्रोजन गैस। जैसे अगर अपन बात करें मैग्नीशियम की, आप रिएक्शन करवा लीजिए 2HCl के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, MgCl2 प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, है ना। अगर आप रिएक्शन करवा लेते हो जिंक की किसके साथ, 2HCl के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ZnCl2 प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी आपके पास, हाइड्रोजन। तो कोई भी आपके पास अगर मेटल हो उसकी रिएक्शन अगर अपन एसिड के साथ करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन, है ना। अपने को ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ये रिएक्शन HNO3 के साथ करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। उसका रीजन क्या होता है कि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 क्या है बच्चों, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके साथ अगर करवाते हो तो H2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होता। अब अगर जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, लाइक अगर अपन कंपेयर करें मैग्नीशियम और जिंक के साथ, तो मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है उसके साथ जो रिएक्शन होती है मोर विग्रस होती है देन एनी अदर एलिमेंट। अगर आपके पास मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, अपने को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल, सॉरी, जो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज आता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, जिंक आ जाता है, उसमें सब में आता है ना। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो
एसिड के साथ विग्रस रिएक्शन देगी, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी विद कंपेयर टू एनी अदर मेटल। अब अगर आप यही रिएक्शन कॉपर के साथ करवाने की सोचो कि सर हम कॉपर के साथ करवा दें HCl की रिएक्शन डाइल्यूट के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। अपन जो रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, कॉपर की अगर रिएक्शन करवा दोगे HCl के साथ तो ये पॉसिबल नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट है किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। यानी कि कोई भी मेटल की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करवाते हो तो वो एग्जांपल किसका होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसको अपन चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये अपनी जो थर्ड चैप्टर है उसकी एक्टिविटीज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।